नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। अग्निकांड की शुरुआती जांच में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। वहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। आग में जलने के कारण कुछ शवों की पहचान नहीं हो पा रही है और अब डीएनए के आधार पर शव की पहचान की जाएगी। मृतकों के परिजनों का डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो गुजरात के राजकोट की टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से तबाही मची। 28 लोगों की जान चली गई है। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अग्निकांड की शुरुआती जांच में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया, प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आग में जलने के कारण कुछ शवों की पहचान नहीं हो पा रही है और इसके लिए अब डीएनए टेस्ट के आधार पर शव की पहचान की जाएगी। मृतकों के परिजनों का डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धधकती भीषण आग की तस्वीर आप देखिए। गेमिंग जोन में ये आग लगी है। कहां लापरवाही हुई है, क्यों ये आग लगी और आग देखते देखते पूरी फैल गई। सुरक्षा के जो यहां पर इंतजामात किए जाते वो क्यों पूरे नहीं थे। अग्निशमन यंत्र यहां पर क्यों मौजूद नहीं थे। क्यों वक्त रहते आग को नहीं बुझाया जा सका। तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्निकांड में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है और चौंकाने वाला मामला, गेमिंग जोन में आग लगी, कई लोग इसमें शामिल थे। 28 लोगों की मौत हो गई है। कई शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। डीएनए कराया जाएगा और उसके बाद अब लोगों के शवों की पहचान हो पाएगी। परिजनों को बुलाया जा रहा है। उनके सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। राजकोट में गेमिंग जोन में ये भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और अब आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए, तब जाकर आग शांत हुई, लेकिन अभी भी धधक रहा है। अभी गेमिंग जोन में एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच गई है और कई मंत्री मौके पर पहुंचे। मौके का जायजा लेने के लिए 28 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दुख व्यक्त किया और एक और मामला सामने आया है कि वकीलों ने केस लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, वकीलों का कहना है कि वो इस मामले में जो आरोपी पक्ष हैं उनके लिए केस नहीं लड़ेंगे। वकीलों ने साफ मना किया है कि वो किसी भी तरीके से केस नहीं लेंगे आरोपी पक्ष का। कुछ शवों की अभी पहचान नहीं हो पा रही है, कोशिश की जा रही है और इसके लिए जो परिजन है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। उसके डीएनए टेस्ट के बाद ही शवों की पहचान हो पाएगी। एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। भीषण आग से 7 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 12 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो गई। भीषण आग की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है और दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर का ये पूरा मामला है। यहाँ पर बच्चे थे और छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर थे बेबी केयर सेंटर में। जब बच्चों का रेस्क्यू किया गया, बमुश्किल कुछ बच्चों को बाहर निकाला जा सका। 12 नवजात शिशुओं को बाहर निकाला गया। 7 बच्चों की इनमें से मौत हो गई है और जो बाकी अन्य बच्चे हैं उनका भी अब स्वास्थ्य देखा जा रहा है। संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, ये बहुत बड़ा मामला है, कहां पर लापरवाही हुई कि आग लग गई और 7 नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, बेहद दुखद घटना कही जा सकती है। जिस तरह से देर रात में ये जानकारी हम लोग के साथ साझा किया गया था कि 12 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया, लेकिन उन बच्चों में से जिस तरह से 6 से 7 बच्चों की मौत की खबर आ रही है, निश्चित तौर पे ये बेहद दुखदायी खबर कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से इस मामले पर अब तफ्तीश की गई है, शुरुआती तफ्तीश में ये जानकारी मिली है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही की गई थी वहां पर और जिस तरह से वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में भी काफी मशक्कत करना पड़ा और जिस तरह से अस्पताल का एड्रेस या उसके बारे में जो जानकारियां साझा की गई थी, उन जानकारियों में भी कई जो एक फर्जीवाड़ा है वो निकल के सामने आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कहीं कहीं अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा लापरवाही का मामला बनता है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड के द्वारा इस केस को रजिस्टर्ड किया जाएगा और इस मामले में
आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से अगर मुश्किलों की अगर बात करें तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो टीम है और फायर ब्रिगेड के अधिकारी वो देर रात से ही मौके पे मौजूद हैं और अभी भी इस मौके पे मौजूद होने के बाद उन तमाम सबूतों को खंगालने का काम और फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से कल देर रात में जब ये खबर आई थी, तकरीबन 11 से सवा 11 बजे के लगभग में आग लगने की खबर आई थी और उसके बाद मौके पे जो दमकल की टीम पहुंची थी, हालांकि स्थानीय लोग जो हैं उनके द्वारा भी काफी प्रयास किया गया था कि वो अस्पताल के अंदर में प्रवेश करके जितना जल्द से जल्द तमाम बच्चों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। तो स्थानीय लोगों की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी वहां पर। लेकिन कहा जा सकता है कि 12 बच्चों को रेस्क्यू जरूर कराया गया था, लेकिन उन बच्चों का इलाज के दौरान में जिस तरह से अब मौत हुई है तो अब कई परिवार जो हैं इस अभी अस्पताल के बाहर में मौजूद हैं, जो काफी जो कहा जा सकता है कि उनकी जो रोना और उनकी जो दुख दर्द जो है वो उस वहां पे देखा जा सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घटनाक्रम है, जिनके बच्चों की जान गई है उनके लिए तो ये दर्द इतना भारी है कि ना जाने कब कभी कम ही नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। और बेमेतरा ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, सर्चिंग का काम किया जा रहा है। रात को रोक दिया गया था रेस्क्यू अभियान, ब्लास्ट की आशंका में रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया था। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। पिरदा गांव में बारूद फैक्ट्री में 24 घंटे पहले ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में कई मजदूरों के लापता होने की आशंका व्यक्त की गई है और कहा यह जा रहा है कि 2 सेशन में यहां पर मजदूर आते थे काम करने के लिए, लेकिन जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ था उस दौरान तकरीबन 30 से 40 मजदूर हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। अब कोशिश की जा रही है कि मलबे से जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जितने भी शव फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। हालांकि ये भीषण ब्लास्ट में कई लोगों की जान जाने का शक बना हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू अभियान लगातार किया जा रहा है, मलबे को साफ किया जा रहा है। हालांकि बहुत ही यहाँ पर एहतियात बरतना पड़ रहा है क्योंकि कहीं भी धमाका हो सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई है और इसके चलते देर रात ये रेस्क्यू रोक दिया गया था। सुबह फिर से शुरू हो चुका है अभियान। स्पेशल ब्लास्ट पीड़दा वहीं बेमेतरा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। 6 गांवों में मुनादी करवाई गई, ग्रामीणों ने कराई गांव में मुनादी। बारूद फैक्ट्री में हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। हादसा स्थल पर जुटे सैकड़ों लोग बोरसी, हरदी, उफरा, गबदा, पिरदा, भिभौरी सभी गांव के लोग पहुंच रहे हैं बारूद फैक्ट्री में। और जिस दौरान ये हादसा हुआ, धमाका हुआ, कई किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी, धरती दहल गई, इतना जोरदार ये धमाका था। और जिनके परिजन अभी तक घर वापस नहीं लौटे, जो इस फैक्ट्री में काम करते थे, वो ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि उनको शक है कि शायद उनके कोई सदस्य यहां पर उनकी मौत हुई होगी। स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में कल एक बड़ा विस्फोट हुआ था, उसके बाद की स्थिति देखिए 24 घंटा हो गया है ब्लास्ट को और यहाँ पर परिजन हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं गेट के सामने। दरअसल उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि वो नाराज हैं, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कंपनी प्रबंधन के कोई भी लोग यहाँ पर आकर के किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कल जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, कई जो कामगार हैं वो लापता बताए जा रहे हैं और ऐसे में कंपनी प्रबंधन को यहाँ पर आकर के स्थिति क्लियर करनी चाहिए। अभी तक कोई आया नहीं है, ना ही कितने लोग गायब हैं इसकी सूचना दी जा रही है। हालांकि अब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक जो कितने लोग लापता हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जाहिर सी बात है, तो ऐसे में परिजनों की नाराजगी स्वाभाविक है। देखना ही होगा कि कब तक जो रेस्क्यू का कार्य पूरा होता है और यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल फोर्स को बुलाया गया है। कैमरा पर्सन मनी गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। देर रात ये रेस्क्यू रोक दिया गया था क्योंकि बहुत एहतियात बरतना था। आशंका है कि कहीं भी ब्लास्ट दोबारा से हो सकता है और इस चीज से बचने के लिए रात में रेस्क्यू रोका गया। अभी क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, ताज़ा अपडेट यही है रेनू कि आसपास के जो 5 से 6 गांव हैं वहां पर मुनादी करा दी गई है। लोगों में आक्रोश है। हम ग्रामीण हमारे बीच मौजूद है, बोरसी में हैं। आप बताएंगे किस तरह का मुनादी कराया गया है? मुनादी जो बारूद कंपनी में ब्लास्टिंग के वजह से घर प्रति एक हर व्यक्ति को जाने के लिए बोल दिए हैं, जिसमें आज जाएंगे। और मैं तो यही बोलता हूँ कि गाँव को बंद ही करा देना था, हर दुकान काम को। तो हर आदमी नाराजगी देखी जा रही है आप लोगों में, मतलब बारूद फैक्ट्री के प्रति लापरवाही जो ब्लास्ट है उसको लेकर के गुस्सा दिख रहा है। हाँ जी, इसमें आदमी का जो ब्लास्टिंग हुआ है जिसमें से हर घर का आदमी तो जाएगा ही जाएगा और दुकान को बंद करा देना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप, किस तरह की ये लापरवाही है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो खुद स्वतः पहुंचना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कंपनी प्रबंधन है वो अभी तक सामने नहीं आया है, किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के मृतक के परिजन को ऐलान कर दिया है, 50-50 हजार घायलों को देने का ऐलान किया है। और अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वहां पर मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू का काम उन्होंने संभाल लिया है। डीआरएफ की टीम भी अब मौके पर मौजूद है, लेकिन ग्रामीण वहां पहुंच रहे हैं, वहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है। अब इसके लिए जो फोर्स है वो भी बुलाया जा रहा है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो। वहां पर नाराजगी लोगों की देखी जा रही है, वो चाह रहे हैं कि कंपनी प्रबंधन आए। अभी हमारे पास जो सूची है उसमें 9 लोग ऐसे कामगार हैं जो 9 लोग वहां पर थे और लापता है, और उनके परिजन वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। आक्रोश साफ देखा जा रहा है और आक्रोश पनप भी रहा है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है रेनू कि जल्द से जल्द शासन, प्रशासन, कंपनी प्रबंधन ऐसे नाराज लोगों से बात करे और एक सार्थक रास्ता तैयार करे। अभी हालांकि रेस्क्यू चल रहा है क्योंकि ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। बारूद की फैक्ट्री है, ये भी जानकारी मिली है कि क्षमता से अधिक बारूद का भंडारण अभी भी वहां पर है। तो ऐसे में विस्फोट होने का जो खतरा है वो लगातार अभी बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो खतरा विस्फोट कभी भी लगातार जारी है और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही एहतियात बरतते हुए किया जा रहा है। ग्रामीण भी मौके पर पहुंच चुके हैं और मांग कर रहे हैं क्योंकि जो प्रबंधन है उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की लगातार। और हादसे के बाद लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। तो हादसे के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रबंधन के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। घटनास्थल पर सैकड़ों लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा का आज दूसरा दिन है। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू चलने का सिलसिला जारी है। राज्य के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। श्योपुर, उज्जैन, मुरैना, आगरमालवा, निवाड़ी, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि इंदौर, ग्वालियर, भिंड, दतिया समेत 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नौतपा के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। और संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, नौतपा का दूसरा दिन है, कैसे हालात हैं? देखिए, मध्य प्रदेश तपकर भट्टी जैसा हो गया है। जो हालात हैं वो अब गर्मी के चलते बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो गर्म हवाएं आ रही हैं, जो लपट आ रही है, उससे मध्य प्रदेश के तापमान में इजाफा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंचने की जो आशंका है वो व्यक्त की जा रही है। अगर भोपाल की बात करें तो लगातार पिछले एक सप्ताह से यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। यहाँ तक कि दोपहर में 12 बजे से लेकर रात को 8-9
बजे तक भी जो तापमान है वो 38 डिग्री 39 डिग्री तक बना हुआ है, यानी कि सुबह तो सुबह, रात को और शाम के समय भी लोगों को गर्मी से किसी तरीके की कोई राहत नहीं है। और अभी तो नौ तपा शुरू हुआ है, कल पहला दिन बीता है, आज दूसरा दिन है। देखना होगा कि गर्मी अपने पिछले रिकॉर्ड कितने मार्जिन से तोड़ती है, क्योंकि ये तो तय है कि फिलहाल गर्मी से किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिलने वाली है। 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है लू चलने का, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक रहने की जरूरत है। लगातार आप पानी पीते रहें, तरल पदार्थों का सेवन करते रहें, बहुत जरूरी है, तो ही घरों से बाहर निकलें, नहीं तो बिल्कुल अवॉइड करना फिलहाल ठीक रहेगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को भी आम लोगों के स्वास्थ्य की काफी चिंता हो रही है और यही वजह है कि भोपाल के सीएमएचओ ने सभी अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि रोगियों के लिए खासतौर पर गर्मी की वजह से जो परेशानियां होती हैं उनके मद्देनजर अस्पताल में तमाम जरूरी दवाएं और सुविधाएं रखें। जो लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं, मरीज पहुंचते हैं, उनका जो वेटिंग एरिया होता है वहां पर कूलर, पंखे, पानी के इंतजाम किए जाएं, इसको सुनिश्चित करने का काम हो। वहीं डॉक्टर्स की जो छुट्टियां होती हैं उन्हें भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। बिना पूर्व सूचना के अगर इमरजेंसी नहीं है तो कोई भी डॉक्टर छुट्टी पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को भी इस बात का अनुमान है कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। जी, मरीजों की संख्या बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और भोपाल से खबर है जहां पर डॉक्टर्स की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। सीएमएचओ ने जारी किया अस्पतालों के लिए निर्देश, बिना पूर्व सूचना के छुट्टी नहीं ले सकेंगे डॉक्टर्स। मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके चलते फैसला लिया गया है। धूप से बचाव के लिए अस्पतालों में व्यवस्था जुटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर भोपाल से, रवि परमार ने जताया जान का खतरा। रवि परमार ने उठाया था नर्सिंग घोटाले का मुद्दा। रवि परमार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भी लिखा था। पत्र लिख मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया था। रसूखदार लोग मेरी हत्या करवा सकते हैं, रवि परमार ने ये बताया, और झूठे मामले दर्ज करवा सकते हैं रसूखदार। मुलाकात कर जरूरी साक्ष्य सौंपना चाहता हूं। ये पत्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव को रवि परमार ने लिखा है। तो भोपाल से खबर है जहां पर रवि परमार ने जान का खतरा जताया है और रवि परमार ने नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को उठाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। और संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, सीएम को पत्र लिखा है रवि परमार ने, जो नर्सिंग घोटाला हुआ है उसमें जान के खतरे की उसको शक है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाला सामने आया है उसके विसिल ब्लोअर हैं रवि परमार, और इसके साथ ही विपक्ष की छात्र विंग के यानी कि कांग्रेस एनएसयूआई के नेता भी हैं। रवि परमार ने लगातार नर्सिंग घोटाले को लेकर आवाज उठाई है, कई आंदोलन भी उन्होंने किए। उनका ये भी आरोप है कि आंदोलन करने पर उनको जेल भेजा गया। उनको इस बात की चिंता है कि षड्यंत्र पूर्वक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, और इतना ही नहीं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लिहाजा रवि ने सीएम को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्हें नर्सिंग घोटाले से जुड़े हुए साक्ष्य सौंपने की बात भी कही है और इसके अलावा संरक्षण भी मांगा है। लिहाजा देखना होगा कि क्या सीएम रवि को मिलने का समय देते हैं और आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जी, शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संबंधित सवाल पर भी जेपी नड्डा ने तीखा प्रहार किया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर कई सवाल खड़े किए। रात 8 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू। आपने बंगाल की बात करी, वहां पर मुस्लिम आरक्षण ओबीसी की जातियों में मुस्लिम जातियां डाल दी, उसको स्ट्राइक डाउन करा गया। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हाई कोर्ट के फैसले को वो नहीं मानेंगी। मैं क्या कहता हूं, इसके बदले सीधे बोलती ना कि मैं संविधान को नहीं मानूंगी। पर ये तो संविधान मानने वाले लोग कौन संविधान ये क्या संविधान मान रहे हैं जिनकी शब्दावली ऐसी है। आपके खिलाफ कोई कोर्ट का जजमेंट चला जाए, आप ये कहते हैं कि यस वी विल एग्जामिन द कोर्ट जजमेंट एंड वी विल टेक अ लीगल रिसोर्ट। नो, यू डिडंट से। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव एनी फेथ। तुम्हारे पक्ष का फैसला हो जाए तो कोर्ट अच्छा, तुम चुनाव जीत जाओ तो ईसीआई अच्छी, नहीं तो ईवीएम को करो बदनाम। तुम्हारे पक्ष में वो इलेक्शन, तुम्हारे पक्ष में कोर्ट का फैसला ना आए तो जुडिशरी को बदनाम कर दोगे। ऐसे चलता है देश। पर जब ये फैसला आया, वर यू शॉक्ड? जो क्या आपको पता था ये? कौन सा? जब हाई कोर्ट का फैसला आया। ऐसा है कि मैंने तो संविधान पढ़ा हुआ है, मुझे तो संविधान मालूम है ना। इसीलिए ओबीसी कमीशन बारंबार ममता को चिट्ठी लिख रहा था
कि भाई जो आप कर रहे हो वो गैर संवैधानिक है, दिस इज अ बैकडोर एंट्री, यू कैनॉट डू दैट। आप रिलीजन के लोगों को आप बैकवर्ड का फैसिलिटी नहीं दे सकते हो। ये फैसिलिटी लेने के लिए आपको क्योंकि ये रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिया गया है उसमें। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। यूपी में से हम डॉक्टर मोहन यादव का चुनाव